हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो पॉलिटी विषय से संबंधित है। इसमें पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन भारत की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहने की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक, जिसमें से कूट के आधार पर हमें चयन करना है कि केवल एक, बी ऑप्शन है केवल एक और दो, सी ऑप्शन है केवल तीन और डी ऑप्शन है केवल एक, तीन, चार। तो इस आधार पे हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है कि कौन कौन से व्यक्ति भारत की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहने की शपथ लेते हैं। इसका सही आंसर है वो है केवल एक। केवल एक जो है मतलब केवल भारत का राष्ट्रपति ही है जो शपथ लेता है कि और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है और कहता है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहूंगा। और भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, मतलब कि भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। जबकि उपराष्ट्रपति होता है वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और श्रद्धापूर्वक अपने पद के निर्वाहन की शपथ लेता है। और प्रधानमंत्री संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, संप्रभुता और एकता को अक्षुण्ण रखने की, श्रद्धापूर्वक अपने पद को दायित्वों के निर्वाहन करने की और भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। जबकि जो सीएजी होता है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, वह संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है, संप्रभुता और अखंडता की शपथ लेता है और सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक पूरी योग्यता से ज्ञान और विवेक के आधार पर पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात या अनुराग व द्वेष के बिना पालन करता है और संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा, ये शपथ लेता है सीएजी। तो इस प्रकार केवल भारत की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित करने की जो शपथ है वह सिर्फ और सिर्फ भारत का राष्ट्रपति लेता है और यह शपथ जो लेता है वो अनुच्छेद 60 के तहत लेता है। और राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुसूची 3 में वर्णित नहीं है, उसके लिए स्पेशल अनुच्छेद 60 का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व दिए गए हैं। ऑप्शन है नागालैंड, असम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। इसके ऑप्शन है 1, 2, 4, 2 और 4, 1 और 4 या 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 2, इसका सही आंसर है वो आपका है सी, 1 और 4, मतलब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को विशेष प्रावधान दिए गए हैं जो राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, लेकिन वह ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें है पहला कथन है यह अधिनियम पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को वर्जित करता है और दूसरा है इस अधिनियम के प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और ना तो 1 ना ही 2। प्रश्न नंबर 3, इसका सही आंसर है वो आपका है केवल 1।
मतलब एक कथन इसका सही है और दूसरा कथन है इसका गलत है, क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही नया भाग 9 जोड़ा गया था और यह भाग पंचायतों से संबंधित है। इसमें 243 से लेकर 243 ओ तक शामिल है। इसके अलावा अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इसमें पंचायतों के 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, 29 विषय शामिल हैं और इस भाग के प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं और राष्ट्रपति यह निर्देश भी दे सकता है कि हाँ, इसे लागू करना होगा। इसलिए कथन 2 है वह सही नहीं है कि दूसरा कथन जो है वो कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण, संविधान में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और मूल अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना। मतलब कौन सा जो है वो संघीय विशेषता नहीं है? अगला इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मूल अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना या संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, क्योंकि संघीय व्यवस्था का ये मूल अधिकार जो हैं वो संघीय व्यवस्था में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि राज्यों में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक पद नहीं है। दूसरा, उसे मुख्यमंत्री के समान कोई अतिरिक्त वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं होते हैं। इन कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पहला कथन जो है वो पूर्णतया सही है। पहला कथन जो है वो पूर्णतया सही है क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है। यह पद कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं। यह केवल इस संबंध में राजनीतिक शक्ति संकेत प्रदान करता है कि सरकार में अगला सबसे वरिष्ठ नेता कौन है। दूसरा कथन भी सही है क्योंकि मुख्यमंत्री के समान जैसे कि किसी भी अन्य कैबिनेट मंत्री की तरह उप मुख्यमंत्री को भी विभाग आवंटित किए जाते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के समान कोई भी अतिरिक्त वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं होती है और ना ही मुख्यमंत्री को प्रदत्त फाइलों तक विशेष पहुंच प्राप्त होती है। इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा 78 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था, राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य है। दूसरा है, भारत के संविधान के अनुसार किसी सार्वजनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति का प्रत्येक आदेश किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। इसके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है और यह तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। जो पहला कथन है कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में संवैधानिक प्रावधान किया गया था कि प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो इसका सही ये है कि जो ये विषय था वो 1978 के द्वारा ना जोड़ा गया था बल्कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला जो कथन है वो हमारा गलत है। दूसरा है कि भारत के संविधान के अनुसार किसी सार्वजनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति का प्रत्येक आदेश किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। तो भारत में संविधान के किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी सार्वजनिक अधिनियम के लिए राष्ट्रपति के आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। इसलिए दूसरा कथन भी सही नहीं है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से किसी राज्य में
राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम हैं। ऑप्शन है, पहला है राष्ट्रपति उस राज्य के संबंध में कानून बना सकता है। दूसरा, राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। तीसरा, राष्ट्रपति राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 3। इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 3 इसका सही आंसर है। क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को कई शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य प्राधिकारी में निहित शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाएगा और वह राज्य में से किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण से संबंधित केवल उच्च न्यायालय को छोड़कर संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन के लिए भी कदम उठा सकता है। इसलिए जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। इसलिए केवल 3 ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऑप्शन है लोकसभा के नियमों में, भारत के संविधान में, संसदीय कन्वेंशन में या उच्चतम न्यायालय के निर्णय में। क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो दिया गया है उस अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में के मंत्रियों में सहित मंत्रियों की कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस प्रावधान को 51वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था और यह जो दिया गया है वह भारत के संविधान में दिया गया है, ना कि किसी लोकसभा या के नियम में। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन में दिया गया है और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 75 में है कि मंत्रिपरिषद जो होगी उसमें कुल प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे कि वर्तमान में मंत्रिपरिषद की संख्या, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, तो 545 का 15% जो संख्या बल होगा वही मंत्रिपरिषद ही जो बनेगी। इससे अधिक मंत्रिपरिषद मंत्री नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है भारत में राष्ट्रीय आपात केवल 3 बार घोषित किया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय आपात केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जा सकता है। तीसरा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या केवल 1 और 2। इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1 ही इसका सही है, पहला ही सही है, बाकी जो है वो अन्य गलत है। क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है युद्ध या बाह्य आक्रमण के साथ साथ आंतरिक अशांति जो मूल संविधान में था और वर्तमान में ये सशस्त्र विद्रोह है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ही लिखित सिफारिश प्राप्त करने के अलावा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पर ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसलिए आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, ना कि केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर। इसलिए तीसरा कथन भी गलत है, इस आधार पर केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों तक निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान विस्तारित किए गए थे? ऑप्शन है विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाना, गौड़ खनिज के खनन के लिए खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु ग्राम सभा की सिफारिशें अनिवार्य होंगी, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना एवं उनके प्रबंधन का कार्य पंचायतों को सौंपा जाएगा, और चौथा है लघु वनोपज
पर ग्राम सभा का स्वामित्व होगा। इस आधार पे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा। तो इसके 1 3 4 2 3 1 4 या 1 2 3 4, इसका सही आंसर जो है वह है डी 1 2 3 4, मतलब कि चारों जो ऑप्शन है वो इसके सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के द्वारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के द्वारा, विधि आयोग की अनुशंसा के बाद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर है वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 263 के प्रावधान के द्वारा की गई, और इसकी स्थापना जो है, ठीक है, 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति और स्थिति प्राप्त है। ऑप्शन है राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों की स्वीकृति, राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने का संकल्प, या संविधान संशोधन विधेयकों को प्रस्तुत एवं पारित करना। कूट के आधार पर इसे चुनना है 1 2 3, 2 और 4, 1 2 4 या फिर 1 3 4। तो इसका सही आंसर है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी स्वीकृति, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग जो है ये पूर्णतया सही है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा को इसमें समान शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा से होता है, और महाभियोग जो है और एक सदन अगर लाता है तो दूसरा सदन इसकी जांच करता है। तो पहला ऑप्शन जो सही है। दूसरा इसलिए सही है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों की स्वीकृति के लिए राज्यसभा का भी सहमत होना आवश्यक है और लोकसभा का भी सहमत होना आवश्यक है। तीसरा है राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने की संकल्प, ठीक है। तीसरा जो है कि राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने का संकल्प केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो ये है, क्योंकि केवल, ठीक है, तीसरा जो है वो सही नहीं है, और केवल संवैधानिक संशोधन को विधेयक को प्रस्तुत पारित करना यह भी हमारा पूर्णतया सही है। इसलिए जो सही आंसर है वो है 1 2 और 4, सी ऑप्शन जो है वो हमारा पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में सेवा की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि वह पहला है कि वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो वह योग्य होता है और महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा है कोई व्यक्ति जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो वह योग्य होता है और महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। या महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। कूट के आधार पर इसे चयनित करना है कि केवल 1 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1 2 3। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, केवल पहला ऑप्शन ही इसका सही है, बाकी जो अन्य ऑप्शन इसके गलत हैं। क्योंकि 10 वर्षों तक, क्योंकि यहाँ जो 5 वर्ष जो इंगित है ये 5 वर्ष ना होकर ये 10 वर्षों का प्रावधान है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और महाधिवक्ता का पारिश्रमिक जो है वो राज्य विधानमंडल तय नहीं करता है, वो ये राज्यपाल तय करता है। महाधिवक्ता का वेतन भत्ता राज्यपाल निर्धारित करता है, ना कि विधानमंडल तैयार करता है। इसलिए ये 2 ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि भारत में राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कि पहला है कि विधान परिषद साधारण विधेयक तो अधिकतम 3 मास की अवधि के लिए रोक सकती है या विलंबित कर सकती है। दूसरा है संविधान में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तीसरा है कोई साधारण विधेयक जिसे विधान परिषद में प्रारंभ किया गया है और विधानसभा को भेजा गया है और विधानसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर यह समाप्त हो जाता है। कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 14। इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। इसका 2 और 3 जो है वो सही है, ए ऑप्शन इसका गलत है। ए ऑप्शन इसका गलत है क्योंकि अधिक से अधिक विधान परिषद 4 माह तक ही किसी विधेयक को रोक सकती है, पहली बार 3 माह के लिए और दूसरी बार 1 माह के लिए। इसीलिए ये 3 माह का जो प्रावधान लगा हुआ है ये गलत होकर ये 4 माह होना चाहिए था, इसलिए ये कथन गलत है। बाकी 2 और 3 कथन पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि यह अनुदान तब जारी किया जाता है जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है और 1 रुपये की संकातिक राशि के अनुदान की मांग को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये लोकसभा इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो राशि उपलब्ध करा दी जाती है। धन के पुनर्विनियोग में एक मद से दूसरे मद में धन का अंतःकरण किया जाता है, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं होता है। यह परिच्छेद जो है किस प्रकार के अनुदान का वर्णन करता है? ऑप्शन है प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, सांकेतिक अनुदान या फिर अनुपूरक अनुदान। इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सांकेतिक अनुदान। सांकेतिक अनुदान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि संसद की दोनों सदनों की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है कि संयुक्त बैठक गठित होने करने के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होता है। विवादित विधेयक को संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदस्यों के कुल संख्या के बहुमत से पारित किया जाता है। तीसरा है दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के लिए पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ऑप्शन है 1, 2, 1, 3, केवल 1, 3, केवल 2 या फिर 1, 2, 3। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। इसके तीनों ऑप्शन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं? पहला है राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उसके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय। दूसरा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन। तीसरा है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय। ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 3, तीसरा है 1, 2, 3, चौथा है केवल 1, 3। इसका सही आंसर है केवल 1 और 3 क्योंकि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के वेतन और भत्ते जो है ये शामिल नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, इसलिए जो है दूसरा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि निम्नलिखित में से वस्तुओं पर विचार कीजिए। पहला है अग्निशमन सेवाएं, दूसरा है सड़कें और पुल, तीसरा है नगरीय वनिकी, चौथा है रेलवे स्टेशन का प्रबंधन। इनमें से जो 12वीं अनुसूची के तहत प्रावधान किसका है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 2 और 4, 1 और 3, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1, 2, 3। 1, 2, 3 क्योंकि सड़कें नगरीय और वनिकी चौथा जो ऑप्शन है वह 12वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 12वीं अनुसूची में जो है वो 18 विषय दिए गए हैं। 18 विषय दिए गए हैं जिसमें अग्निशमन सेवाएं जो हैं इसलिए वो पूर्णतया सही है, ठीक है। और नगरीय वन की पर्यावरण संरक्षण इसलिए तीसरा ऑप्शन भी सही है। और रेलवे जो है
केंद्र के अंतर्गत आता है, इसलिए चौथा विकल्प ये सही नहीं है। सड़कें पुल भी आते हैं। ठीक है, तो केवल जो सही आंसर है वो है 1, 2, 3, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से उत्तरी अटलांटिक संधि के संगठन नाटो के सदस्य हैं। ऑप्शन है यूनान, ऑस्ट्रिया, तुर्की या फ्रांस। ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 4 या फिर 1, 4। नाटो के सदस्य हैं। इसके सही जो आंसर है वो है बी, 1, 3, 4। ऑस्ट्रिया जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो की जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों ने सोवियत संघ के विरुद्ध अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए की थी। और जब 1949 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसके 12 सदस्य थे। 12 सदस्यों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल थे। ग्रीस और तुर्की को 1952 में, जर्मनी को 1955 में, स्पेन को 1982 में, चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड को 1999 में, बुल्गारिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को 2004 में, अल्बानिया और क्रोएशिया को 2009 में और मोंटेनेग्रो को 2017 में और उत्तरी मैसेडोनिया को 2020 में इसका सदस्य बनाया गया। जबकि ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है, इसलिए 1, 3, 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 20, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। दूसरा है आपातकाल को प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करने वाला प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। चौथा है राष्ट्रीय आपातकाल के निरसन के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर कौन सा सही है? इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, क्योंकि आपातकाल को प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से ही बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। ये थे हमारे आज के संविधान के 20 प्रश्न।